नमस्कार कामरेड साहब, क्या हाल चाल हैं? बस ठीक है जी, आपकी कृपा दृष्टि है पत्रकार साहब। कहाँ रिटायरमेंट के बाद कहाँ ये आप राजनीति में आ गए? क्योंकि अपना तो जो बात होती थी कई साल पहले, वो ये होती थी कि सेवा करेंगे लोगों की और मजदूरों में रहेंगे, तो ये अचानक से टिकट कहाँ मिल गई? देखिए, वैसे तो लगे हुए थे किसानों की, मजदूरों की सेवा करने में, और वामपंथी राजनीति के प्रति रुझान है। तो रिटायरमेंट के बाद हमने सीपीआईएम को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। उसके बाद सीपीआईएम ने ये कोशिश की कि भाई इसको, ये काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए, लोग उनके संघर्षों में भाग ले रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने ही कोशिश की भाई आपको यहाँ भिवानी से हम जो है कांग्रेस से कोशिश कर रहे हैं गठबंधन हो जाए। हाँ। और आपको उम्मीदवार बनाएंगे। थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ मेरे को, क्योंकि समझौता तो बाद में हुआ है, जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। हाँ। तो उससे पहले कई लोगों ने कहा कि कामरेड जी आप चुनाव ना लड़ना, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है लोगों में। अच्छा। उनको आशंका ये थी कि वोट कम आएंगे तो ये रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। आपके मन में भी थोड़ा था संकोचन? हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स की आपने सोची नहीं थी। घरवाले भी कह रहे थे आप पंडित नेकीराम शर्मा की तरह ही लगे रहो। अच्छा। चुनाव चुनाव के चक्कर में ना पड़ो, और लोग वोट देते नहीं ईमानदार आदमी को। अच्छा। और अब क्या लग रहा है आपको? अब तो लोगों की जो एक तरह से जो हमदर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और लोग ये कह रहे हैं भाई ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, और 36 बिरादरी चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। अच्छा। तो उससे हमारे घर वाले भी बड़े उत्साहित हैं। अच्छा। कि भाई इस बार तो शायद जोनिंग को सफलता ही मिल जाए। अच्छा। अब वो कहने लगे कि आपका निर्णय ठीक था। ठीक। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? घर में हमारी 3 बेटियां हैं। अच्छा। एक बेटा है, वाइफ है, बच्चे सारे जॉब लगे हुए हैं। ठीक है। और वाइफ हमारी है और मैं ही घर में रहती हूँ। आप दोनों तो, वो तो आपके साथ में काम में हाथ बढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो महिलाओं में जा रही है। हाँ। और काम में हाथ बटा रही है। हालांकि उसकी हेल्थ थोड़ी सी खराब है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी अब उसको उत्साह हो गया है काफ़ी। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात पता क्या लगती थी? जैसे भास्कर में मैं आपके सिर पे ही रहता था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वहाँ रहते हैं। तो आपका बैंक नीचे था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बैंक में मेरा भी अकाउंट था और मेरे पापा का भी अकाउंट था। हाँ हाँ। तो आपकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आप कस्टमर के साथ है ना बहुत ही पोलाइटली पेश आते थे। और मैंने तो देखा है बुजुर्ग को कई बार घर भी छुड़वाते थे। धर्मेंद्र जी ऐसा है, मैं 2011 से 13 के बीच सीनियर मैनेजर रहा हूँ। उससे पहले मैं क्लरिकल में रहा हूँ 18 साल। अच्छा। और कस्टमर मुझको सब जानते थे, क्योंकि सामाजिक तौर पर मैं शहर में लोगों की समस्याएं उठाता था। मैं कहीं बाहर नहीं गया बिजनेस लेने के लिए। बस यही था कि कोई कस्टमर आया है, उसका काम ठीक ठाक हो रहा है, उसको प्रेम से बैठाता था, चाय वाय पिलाता था। उससे मेरा बिजनेस 60 करोड़ से 200 करोड़ हो गया 2 साल। बैंक का। और लोग काफ़ी प्यार करने लगे। और इस ब्रांच में गोल्ड लोन नहीं था एक भी। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये आई कि गोल्ड लोन शुरू करवाना सबसे सुरक्षित लोन है। तो मैंने शुरू किया। मेरे मैनेजर काफ़ी ये करने लगे, फंस जाएगा तो कमिटमेंट देनी पड़ती है चीफ मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, और कोई नकली निकला तेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई मैं इसमें कामयाब होगा। तो मेरा सुनार मुकेश सोनी यहाँ शहर का ही था। अच्छा। वो बहुत अच्छा आदमी है। तो मैंने उसको एक ही बात कही कि गोल्ड आप देख लेना, क्योंकि गोल्ड की परीक्षा मैं नहीं दे सकता, नहीं कर सकते, लोगों को मैं देख लूँगा, आदमी की परीक्षा में मैं कर लूँगा। यानी 7 करोड़ गोल्ड लोन मैंने किया 400-500 लोगों का। और पूरे जोन जिसमें हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मैं टॉप पे था जी। और दूसरी ब्रांचों को जो हमारे डीजीएम साहब आते थे तो वो कहते थे देखिए ये गोल्ड लोन करे, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है। तो काफ़ी मतलब लोगों का प्यार मिला। और एक और ख़ास बात थी कि गोल्ड लोन नाप करके मैं अंदर रख देता था, पेमेंट तुरंत कर देता था, डॉक्यूमेंट बाद में भरना भाई। अच्छा। कस्टमर को खड़ा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, फिर आपने रिटायरमेंट भी जल्दी ले ली? रिटायरमेंट चीफ मैनेजर था जी मैं चंडीगढ़ में। और बैंक के जो हायर ऑफिसर हैं, प्रेशर ज़्यादा हो गया? प्रेशर नहीं, वो पैसे भी देते हैं कई लोग। अच्छा। मैं ये काम करना नहीं चाहता था। लोगों का पैसा उसका गार्जियन मानता था अपने आप को, कि कहीं न कहीं ये फंसा देंगे और जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसलिए पहले? हाँ, इसलिए मैंने पहले दी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ये कहानी बताओ कि जैसे लोग तो टिकटों के लिए दिल्ली पड़े हुए थे। टिकट लेनी, टिकट लेनी। आप यहाँ पे
भिवानी में थे। बिल्कुल। तो आपको कब पता चला कि आपको टिकट मिल रही है, किस मोमेंट पे पता चला? देखो हमारी पार्टी की चर्चा चल रही थी, ये तो मेरे को पता है भाई, चर्चा चल रही थी। हाँ, पर लास्ट में ये हो गया था नहीं दे रहे, नहीं लेकिन दे रहे। बाद में ये हो गया था कि भाई शायद हमें ये ना दें, क्योंकि हमारा हरियाणा में कम्युनिस्ट पार्टी के वोट तो सभी हल्कों में। हाँ। क्योंकि किसान मजदूरों की लड़ाई हम लगातार लड़ते हैं। हाँ, भाई जानते सब हैं हम हाँ लोग। जानते हैं। हाँ, लेकिन हमारा कोई 25, 30, 50 हज़ार का कोई वोट का चंक नहीं किसी हल्के में। हम चुनाव की दृष्टिकोण से काम ही नहीं करते, हम तो आंदोलनों में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये लगता था भी शायद ना दें, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी को हराने के प्रति बहुत गंभीर थी, और इसलिए हम सीमित सीटों पर 2-3 सीटों पर लड़ना चाहते थे। तो हमारा ये था कि भाई भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, एक आध सीट हमें मिल जाए तो हम पूरी ताकत के साथ ले आप जाएं। गए थे कहीं, किसी से आपकी कोई बात नहीं? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। आपकी पार्टी के लीडर्स की हाँ, बात है? हमारे लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स जो स्टेट के हैं, हाँ। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, सुरेंद्र मलिक, उन्होंने अपना प्रयास किया। अच्छा, आपको नहीं पता था टिकट की? आपकी भी कोशिश चल नहीं, रही? मुझे नहीं पता था। 3 हल्कों में से एक हल्का हमने मांगा था। अच्छा, कौन से 3 थे? टोहाना, जींद और भिवानी। टोहाना में तो कॉमरेड साहब एक बार रहे भी हैं। हाँ बिल्कुल, 87 में हमारा MLA बना था। हाँ। और टोहाना, जींद और भिवानी, अच्छा, कि इसमें से एक सीट दे दीजिए हमें। हाँ। क्योंकि हमारी पार्टी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी कैंडिडेट के बारे में। तो वो दोनों फिलअप होगी तो भिवानी बच गई। हाँ। तो क्योंकि ये भी था कि भिवानी में बड़े कई लोग, मतलब अच्छे लोग, बहुत बड़े आप बड़े लीडर हैं। धीरज हो गए, हाँ, टिकट मांग रहे थे, हाँ, अभिजीत डॉक्टर मांग रहा भारद्वाज था, थे। डॉक्टर भारद्वाज थे। हाँ, तो हमारी मिसेज संदीप सिंह थे। हाँ, रात को बात होती थी, कहता अपने को टिकट नहीं मिलेगी, बड़े बड़े लोग हैं, इनको। मैंने कहा आप कोई ज़्यादा आशा भी नहीं है हमारी, तो मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो टाल हो जाएगी। टाल हो जाएगी। कोई ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं है। तो उस किसका फोन आया कि फार्म भर दो, आपको टिकट मिल गया? ये हमारे कॉमरेड इंद्रजीत का 5:30 बजे फ़ोन आया। हाँ। कि भाई बातचीत तो हो रही है, सेंट्रल लीडरशिप की आ गई है, क्या किसी कांग्रेसी का फ़ोन आया है अभी? हाँ। मैंने कहा जी कांग्रेसी का तो नहीं आया। फिर 6:30 बजे धीरज सिंह का फ़ोन आया। अच्छा, कि भाई आपके कौन लड़ रहा है, ये सीट तो आपको चलेगी। अच्छा। हाँ, धीरज सिंह आप मदद भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, हम भारद्वाज और धीरज सिंह, हम जो है वो अड़े हुए थे भाई हमको मिल जाए। हाँ। लास्ट में हमारी लीडरशिप ने कहा भी ये तो हम CPI हमको दे रहे हैं। अच्छा, फिर संदीप सिंह तंवर का फ़ोन आ गया। अच्छा। कॉमरेड जी मुबारक हो, आपको पूरी मदद करेंगे, ये सीट आपको चलेगी। फिर दूसरे कई कांग्रेसियों का आया। हाँ। अच्छा, जैसे आमतौर पे क्या होता है, टिकट की प्रतिद्वंदता होती है। हाँ, आप कहीं नहीं थे सीन में भी, आप कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं थे। ना। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो सारे लोग जो कांग्रेस की टिकट मांगते थे, वो सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ऐसा क्या कॉमरेड ओम प्रकाश में जादू कर दिया? ऐसा है जी, मेरा संपर्क रहा है सभी से, हाँ। और विशेषकर डॉक्टर भारद्वाज से बहुत संपर्क रहा है। क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा का यहाँ उसकी विरासत को आगे बढ़ाने में डॉक्टर भारद्वाज का योगदान। धीरज भी आपकी, मैंने देखा धीरज पूरा सबसे आगे रहता है। धीरज भी मेरे साथ अच्छे रिलेशन है धीरज के। जब हम लोकसभा में काम किया, हाँ। तो जब हम काम कर रहे थे तो वो काफ़ी लोग प्रभावित थे कि भाई आप लोग सिंसियरिटी से लगे हुए, अपना चुनाव मान के लगे हुए। उससे ये काफ़ी मेरे प्रति एक मित्रता का भाव था, और मैं सबसे मिला, कहता बात ही कुछ नहीं है, आपकी मदद करेंगे। और पत्रकार भी पूछते थे अच्छा। कि भाई 34 लोगों को इग्नोर कर दिया, वो आपके पास कैसे आएंगे? मैंने कहा मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे रिलेशन अच्छे हैं और सभी जातियों के साथ अच्छे रिलेशन। अच्छा कॉमरेड साहब, मजदूरों की लड़ाई लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, वो एक बहुत अलग विषय होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती, चलती रहती है। चलती रहती है। मजदूरों के मुद्दे कभी ख़त्म नहीं हो सकते, किसानों के मुद्दे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जब एक पॉलिटिक्स में आप एंट्री करते हैं, तो युद्ध के नियम बदल जाते हैं सब ना। अब आपका जो मुकाबला है वो एक ऐसे व्यक्ति से है जो 15 साल से यहाँ पे विधायक बनते आ रहे हैं और काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति भी हैं, और आपके पास उकड़ू और फूक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि मुझे आपने मेरे ख्याल से अपने उसमें एफिडेविट में कितना धन बताया अपने पास? वो कुछ रिटायरमेंट के कैशिंग एंड एक खाते में मेरे बेटा भी नौकरी करता है, वो डाल देता है। अच्छा, वो कुछ पैसे पड़े हैं 3-3.5 लाख भाई, इतना ही है। हाँ, इतना ही। और एक तरफ बहुत धनी आदमी है आपके सामने, तो आपने इस पॉलिटिकल जो पूरा कैंपेन है इसको क्या समझा है कि भिवानी में कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं, या लोगों के सामने क्या बातें रखोगे आप? देखो जी, लोगों के सामने हम जो मुद्दे हैं, नागरिक
सुविधाओं का मुद्दा है। पीने का पानी गांव में भी नहीं है, शहर में भी नहीं है, गंदा पानी आता है सीवरेज लाइन का मिला हुआ, और पानी के अभाव में लोग बड़े भारी दुखी हैं। पानी यहाँ पीने के पानी की दिक्कत हाँ, भिवानी में बिल्कुल 80% गंदा पानी आता है। अच्छा। लोग बोतल भर के महकमे में जाते हैं, MLA के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं, बारिश का पानी नहीं निकलता, बड़ी भारी दिक्कत है। और मैं जा रहा हूँ फील्ड में, सब लोग ये कह रहे हैं कामड़ जी एक काम कर देना, आप अगर कामयाब हो जाओ तो पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं महिलाएं। ये टॉप प्रायोरिटी पे है टॉप प्रायोरिटी पे। और गांव में भी पानी नहीं आता, हमारी ये उमरावत है, सांगा है, बामड़ा है, बहुत पहले भी नहरी पानी आता था, पीने का भी नहीं आता, नहरी भी नहीं आता। अच्छा। और भी यही कह रहे हैं कि जी पानी पीने का दे देना। अच्छा, तो ये तो बड़ा वैसे दुर्भाग्य ही है। हाँ बिल्कुल, 70 साल की आज़ादी के बाद हमारे पानी लोगों तक को नहीं है स्वच्छ लोगों पानी नहीं मिल रहा। ये डींग मारते हैं, ये इतने नल लगा दिए, ये लगा दिए, सब फालतू की बात, मूर्ख बनाने की बात। हाँ, मूर्ख बनाने के लिए। और कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन चोरियाँ, डकैतियाँ, गुंडागर्दी, फिरौतियाँ, महिलाओं पर जो अत्याचार, ये हम इनकी सुरक्षा को, व्यापारियों की, हमारी बहन बेटियों की, इसको प्रायोरिटी देंगे। बाकी तो रोजगार का बड़ी दिक्कत है यहाँ, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए। जब एक BTM बचा है पुरानी इंडस्ट्री में, ये छोटी छोटी यूनिट है, ये भी संकट में ही है। हमारे युवाओं का कोई भविष्य नज़र नहीं आता। और पिछले 15 साल में हमारे विधायक ने एक सिंगल यूनिट भी नहीं लगाई। MP भी वो तो उनके बारे में तो ये कहते थे लोग कि वो सोते रहते हैं, क्या सच है ये बात? बिल्कुल सच है, विधानसभा में फोटो भी आए हैं सोते हुए। वो देखो, ऐसा है, मेरे तो उससे व्यक्तिगत संबंध भी है, वो जब भी जाता हूँ प्रेम से बात करते हैं। लेकिन कोई एप्लीकेशन देता है तो वो लेके एक बार और उसको रद्दी की टोकरी में डाल देते, जाते ही नहीं कहीं जाते। हाँ, और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ था पिछले दिनों नगर परिषद में, हमने लड़ाई लड़ी, मतलब बैंक के खातों से पैसे निकाल लिए और अवैध कब्जे कर लिए मंदिरों की ज़मीन पर, तालाबों पर। PID बदल दी, हमारे जो लाला भिवानी में रहते जो बाहर रहने लगे, उनकी आइडिया बदल दी, PID बदल के वो जो ना कब्जे शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खाली पड़ी। मतलब एक भूमाफिया पैदा हो रहा है यहाँ, और वो भूमाफिया के साथ मिली भगत करते हैं हमारे विधायक। एक प्लाट था यहाँ जो ना कोई पुराना गौशाला का था, कोई बारिश नहीं था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। वो लोगों ने हमें बताया भी ये जो है तुम्हारा विधायक भी इसमें शामिल है। तो हमने आवाज़ उठा के और वो जो है उस पर कब्जा हटाया और उसको एक पार्क बनाया बढ़िया, विकास नगर और कीर्ति नगर के बीच में। आप देख सकते हैं कैनाल रस्ट हाउस के पीछे हमारे सारे नागरिक शामिल हुए, 8-10 लाख रुपए इकट्ठे करके एक बढ़िया, गंदगी पड़ी थी वहाँ, बढ़िया पार्क बनाया, लोग घूमते हैं उस पार्क में। तो टिकट मिलने के बाद आमना सामना हुआ है आपका घनश्याम? नहीं, उसके बाद नहीं मिले। और एक बात कई बार जो है मैं कहता नहीं था, लेकिन मेरे दिल में थी। वो 1-2 बार बैठे कोई पार्क के मामले में, बोला कॉमरेड कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए तुम्हारे, बंगाल में खत्म हो गए। मैं कहा हाँ विधायक जी, हम खत्म हो गए, आप ताकतवर हो, कोई बात नहीं, ये तो समय की बात होती है। ये तो वैसे तो चीटी हत्थी वाली लड़ाई है ना? लेकिन जनता जनार्दन का जब दिल आ जाए, जब हाथी को पटक देता है, चीटी के साथ मिल जाते हैं, ताकत बढ़ जाती है। और चीटी जो है वो हाथी को उछल देती है। तो ये समय समय की बात है। अच्छा, आमतौर पे जो चुनाव है कामरेड साहब, वो चुनाव लड़े जाते हैं कास्ट पॉलिटिक्स पे, भाई जातियों के समीकरण मिलाओ और पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। आपके पास ना तो कास्ट पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको 2007 से जानता हूँ। बिल्कुल, आपका कास्ट जाति का इतना से अभी आपके अंदर कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल, और एक मानव जाति ही मेरे ख्याल से इंसान के तौर पर भरोसा करते हैं। फिर पैसा, कॉमरेड चाहे कितना ही मेहनत कर ले, उतना धन कभी नहीं जुटा सकते जितना धन जुटा सकते हैं। तो उस धनाढ़ व्यक्ति के सामने युद्ध के नियमों के अनुसार आप फिर कैसे लड़ाई लड़ रहे हो? आपकी रणनीति क्या है? देखिए धर्मेंद्र जी, लोगों में जो हमारे प्रति हमदर्दी है, एकजुटता है, या ये है कह सकते हैं कि आप 15 साल से जैसे एक पार्टी से विधायक हैं, पीने का पानी तक नहीं है, तो लोग उनको बदलना चाहते हैं कि नहीं? ये भी और उनको एक ठीक विकल्प मिल गया, भाई ये कामरेड बड़ी आदमी है, लोग उनको बदलना चाहते हैं। कामरेड का मतलब यही साथी होता है। साथी कामरेड का मतलब है एक इंसान की तरह सबको अपना दोस्त मान के उनके बीच में काम। और आप उस चीज़ को फॉलो करते हो? फॉलो करता हूँ। अब धर्मेंद्र जी, बड़े आश्चर्य की बात है
मैंने पहले भी 15-20 साल काम किया और 10 साल तो पिछले साल से मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। बैंक में तो एक संडे की छुट्टी तो होती थी। हाँ। मैं 9 बजे खाना खा के निकलता हूँ, रात के 10 बजे, कभी भी छुट्टी नहीं की मैंने। कोई मुझे कह रहा था आपको 10-12 हज़ार आदमियों को तो पर्सनली जानते हो आप। हाँ बिल्कुल भिवानी बिल्कुल। में। और किसी ने मेरे से कभी भी ये नहीं सवाल किया भाई आप किस जाति के। वो टिकट जैसे ही मिला तो कई लोगों ने पूछना शुरू कर दिया किस जाति का है। अच्छा। हाँ, कोई आपको भी याद करनी पड़ी होगी अपनी। कोई बैकवर्ड मान रहा था, कोई शेड्यूल्ड कास्ट मान रहा था, कोई पंडित मान रहा था, क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा का हम जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते थे तो लोगों के दिमाग में था पंडित ही होगा। तो बाद में लोगों को पता लगा भाई ये तो सागवान गांव का रहने वाला है, किसान के घर पे था। अच्छा, आपके गांव की एक कहानी है, आपने बहुत साल पहले बताई थी, कोई ईंट भट्टे की कहानी है। हाँ, वो क्या कहानी है? वो मेरे पिताजी जो है वो सरपंच रहे गांव के। अच्छा। उनका क्रशर भी था, खाने में एक भट्ठा भी था। हाँ। तो वो मेरे को कहते थे भाई तू ये नौकरी नाकरी छोड़ दे। और मेरे 2 भाई जो है ना इंसान है बाई बर्थ। अच्छा। वो मतलब भला बुरा नहीं सोच सकते। अच्छा। हाँ, वो आपके साथ ही रहते? हाँ, वो गांव में रहते हैं। अच्छा। हमारे परिवार के साथ, और मैं अकेला ही समझो एक तरह से। अच्छा। तो वो चाहते थे कि भाई मेरी जगह मेरा बेटा ले, ये बिजनेस वगैरह संभाले। लेकिन मेरा सामाजिक कामों में इतनी रुचि थी कि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। कारोबार पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया। मैंने कहा लोगों की सेवा में ज़्यादा वो नौकरी तो आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो तो बंद ही हो गए होंगे? हाँ, वो बंद ही हो गए। फिर फादर के कैंसर हो गया था। हाँ। और मदर के भी कैंसर हो गया था, तो दोनों का इलाज भी करवाया और मैं सामाजिक कामों में भी नौकरी में साथ साथ से। तो आपको कभी भेजा उन्होंने? हाँ, हाँ। तो वो भट्ठा मजदूरों की हड़ताल थी। अच्छा। तो मेरा दोस्त एक जो विनोद कुमार, वो बीमार हो गया था। कहने का कामेडी ये जो है भट्ठा मजदूरों की लॉन्ग मार्च है, आपको इनमें जाना पड़ेगा। तो मैं उसमें शामिल हो गया, उसका नेतृत्व किया मैंने। वो मेरे पिताजी का भी भट्ठा पड़ रहा था, वो पार्टनर थे एक दो। बोला भाई तेरा बेटा जो नहीं ये उखाड़ रहा है यहाँ। बोला भाई ये मेरे तो काबू को नहीं। तो मैं मजदूरों के साथ था जी। मेरे फिर नहीं भेजा होगा उन्होंने आपको? ना। तो मेरे पिताजी मतलब ये थे भाई ये क्या निकलना। वो एक बार बैंक में आ गए। तो एक हमारा साथी कहने लगा सरपंच साहब आपका बेटा तो अलग पार्टी में लड़ रहा है, आप चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के साथ है। तो मेरे पिताजी की टिप्पणी ये थी भाई तूतड़ों के घाटे में क्या निकलेगा, ये तो बावड़ा है। अच्छा, तूतड़ों का घाटा है ये? हाँ, तूतड़ों का घाटा, इसमें कुछ निकलना नहीं। लेकिन बाद में जैसे मेरे पिताजी बीमार हुए, ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ी, मेरे दोस्त ब्लड देने आते थे, तो तब उनको यह आभास हुआ भाई इसकी जान पहचान अच्छी है, इसने रेपुटेशन तो बनाई। और लास्ट में मरने लगे तो एक बात कह के मरे थे कि भाई चौधरी बंसीलाल परिवार से मेरी अटैचमेंट है, आप कामरेड रहो, लेकिन कभी दुख आए तो जाना जरूर एक बार। अच्छा, ये उनकी एक पर्सनल वो थी, उसका मैंने पालन भी किया कि मतलब उस परिवार में मैं जाता था। अच्छा, अभी जैसे कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं, वो आपने देखे कि आपके शहर के विधायक कहीं गए हैं और लोग उनको किसी गड्ढे में ही कि आप इसमें अंदर जाओ इसके, और कई लोग तो ऐसे उनके ऊपर चुटकुले बना रहे हैं कि अरे ये तो जागते भी हैं, मतलब चलते भी हैं। देखो जी, ऐसा है कि लोग दुखी हैं, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। वो एक तरह से अपनी मोनोपोली और पेटेंट मान लिया, भाई तू यहाँ पढ़ता ही रहेगा, तेरे को हराने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो वो एक तरह से अहम भी पैदा हो गया और उससे वो भारी उपेक्षा कर रहे हैं लोगों की। और भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उनको लेके घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, साथ में जिनको जेल में होना चाहिए था। अच्छा, तो ये माफिया को संरक्षण देते हैं। तो अभी आपने कहाँ का कैंपेन कर लिया? अभी 4-5 गाँव में, 32 गाँव में, 23-24 गाँव में हम चले गए, जा चुके हैं। और शहर में अभी बीच का शहर अभी कवर नहीं किया है, बाहर कॉलोनियों में भी चल रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी दिन पड़े, आप पहुंच जाएंगे वहाँ? हाँ, बिल्कुल पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। तो आपके जो स्टेट के जो लोग हैं, देखो वामपंथ वैसे पार्टी के रूप में चाहे मजबूत ना हो, कैडर तो आप लोगों का है ही, क्या वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल? हाँ, बिल्कुल वो आ रहे हैं और मैनेजमेंट में जो स्थानीय साथी हमारे, उनके साथ भागीदारी करके इस अभियान में जुटे हैं, और भी आएंगे काफ़ी साथी। अच्छा, आमतौर पे सबकी धारणा ये रहती है कामेडी साहब की, अच्छे आदमी को कोई वोट नहीं देता, आमतौर पे रहती है। और शायद यही वजह है कि अभी हरियाणा में अच्छे लोगों की अकाल है, एक भयंकर अकाल है। तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं लोगों से कि लोग अच्छे आदमी को वोट देंगे?
देखो ये बात सही है आपकी। लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि ये तो गंदे लोगों का काम है, राजनीति एक गंदे लोगों का गंदे लोगों का काम है और पैसे वालों का काम है, साधारण आदमी का काम नहीं है इनका मुकाबला करना। हमारे 2 विधायक यहाँ रहे, एक तो मंत्री भी रहे ईरान दारी जी, वो ये कहते थे कि भाई बिल्ली को दूध की रुखाड़ी बिठाओगे तो मलाई कहाँ से लाओगे। गंदे लोगों को बाहर करना है तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, भागने से काम नहीं चलेगा। एक हमारे पूर्व विधायक बलबीर सिंह गरेवाल, उनके साथ तो आपका भी बहुत अटैचमेंट है। मेरा भी बहुत था उनके साथ। वो मेरे पिताजी की तरह थे। उनका लास्ट इंटरव्यू जिंदगी का मेरा ही किया हुआ है। वो अपना बेटा मानते थे और वो ये कहते थे कामेड एक बार आपको देखना चाहता हूँ, उनकी तमन्ना बहुत थी। अच्छा। हाँ, कि आप यहाँ से लोगों का रिप्रेजेंट करें, आप में कैपेसिटी है। और मैंने रिजाइन किया तो मैं सबसे पहले गरेवाल साहब के पास गया, तब तक उनकी आँख खराब नहीं हुई थी। अच्छा, ठीक थी। हाँ ठीक थी। हाँ। तो मैंने कहा गरेवाल साहब आप इकट्ठे चलेंगे, तो बड़ा खुश हुए। और बाद में वो आँख खराब होने के बाद वो डिमोरलाइज हो गए। उनकी आकांक्षा बहुत थी जनता के बीच में। मैंने जब इंटरव्यू किया उनकी आँख बिल्कुल जा चुकी थी। हाँ, जा चुकी थी। और आप ये देखो, वो इतना विश्वास करते थे मेरे ऊपर, मतलब कोई भी काम होता था मुझे बुलाते थे। कोरोना में वो बीमार हो गए तो घर वाले कहने लगे आपकी मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। और यूपी का जब चुनाव था 2022 में, मुझे कहने लगे कामेड जाके आ, मेरी हिम्मत नहीं है। 10,000 रुपये दिए उन्होंने, और भी दे दूंगा मैं। चौधरी अजीत सिंह का बेटा है जो, उसको जो है सपोर्ट करके यार, वहाँ मेरे को जानते हैं लोग, तो मैं गया था उनके कहने को। अच्छा, लोक दल की सपोर्ट करके आया था, तब तक वो इंडिया गठबंधन। कामरेड साहब, गरेवाल साहब की खासियत ये थी कि वो मुझे अब तक मिले जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनमें सबसे ऑनेस्ट आदमी मुझे वो सबसे ऑनेस्ट थे जी। और अब उनकी जेब में पैसा होता था ना, कहीं जूस पीते थे, कई बार बैंक में आ जाते थे, तो कहने लगे चलो लस्सी पियेंगे, तो मैं साथ चला जाता था। तो पेमेंट में देता था, देने नहीं देते थे, कहता नहीं भाई ये मैं दूंगा। मतलब ऐसा ऑनेस्ट आदमी मैंने इस इलाके में, या तो चौधरी लाजपत राय थे, पंडित नेकीराम शर्मा थे, और मैं दावे से कहता हूँ बलबीर गरेवाल उसी कैटेगरी के थे। तीसरा नंबर उनका आता है भिवानी। अच्छा, भिवानी का जब भी नाम लेते हैं हम, चौधरी बंसीलाल का नाम आता है। और चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के डेवलपमेंट में बड़ा एक योगदान दिया, लेकिन अब तो वो दुनिया से गए हुए, उनको बहुत साल हो गए। तो क्या आपको ऐसे लोग भी भिवानी में अपनी कैंपेन के दौरान मिलते हैं जो उनको याद करते हैं? देखो, चौधरी बंसीलाल को यहाँ के लोग आदर के भाव से देखते हैं और उनको काम करने वाला मुख्यमंत्री मानते हैं। और कई लोग ये कहते हैं भाई भिवानी का रखवाला चला गया। और बंसीलाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करने का तरीका था, विकास का, उसका मेरे ऊपर प्रभाव है। अच्छा, वैसे ही कुछ करने की मन में आपको मुझे लगता है? वो उन्हीं की तरह जो है एक लगन से लोगों का विकास हो, नागरिक सुविधाएं हो, और मतलब हमारे बच्चों को रोजगार मिले। भिवानी का नाम उसी तरह हो जैसे एक टाइम में था बंसीलाल के टाइम। ऐसे करना मेरी ये तमन्ना है। अच्छा, मैं एक देख रहा था आपकी कोई पॉलिटिकल कैंपेन का ही, आप उसमें कह रहे हो भाई देखो मैं 65 का हो गया हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एक बार चुनाव लड़ रहा हूँ तो जीत जाऊँगा, मैं ही बनता रहूँगा, मुझे 5 साल का ही मौका चाहिए। तो ये आपका नीतिगत फैसला है कि मुझे आपको सिर्फ 5 ही साल चाहिए? देखो, एक बार बस यही इच्छा है कि भाई बदलाव करके लोग देखें, और उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। अब उम्र तो भाई 65 की होगी, 5 साल ज़्यादा जिएंगे, हो सकता है 2-3 साल बूढ़े हो जाएंगे, फिर कोई कैपेसिटी तो रहेगी नहीं। चिपके नहीं रहना ना, चिपके नहीं रहना चाहता। यूनियन में भी मैं जो ना सेक्रेटरी हमारे दूसरे साथियों को बनाया मैंने, मैं ज़्यादा चिपका नहीं रहता पद के। अच्छा, वामपंथ से आपका जुड़ाव कब हुआ? कितना पुराना है? मैं तो धर्मेंद्र जी एक कैरियरिस्ट आदमी था। अच्छा, वो CIB बोथ पार्ट्स MCOM वगैरह की थी, जो जल्दी जो ना प्रमोशन लेके GM तक बढ़ना है। अच्छा, वो सिरसा से मैं ट्रांसफ़र होके गया, जो ने लखनऊ से ट्रांसफ़र हो गया सिरसा। तो हमारे गुरबख्श मोंगा थे स्टेट बैंक में, वो मेरे पास आते थे और वो यूनियन में रुचि लेते थे, तो मैं भी साथ जाने लगा। एक हमारे कामड़ अवतार सिंह थे, वो एक दिन रेलवे कर्मचारियों में भाषण दे रहे थे, कोई हड़ताल थी, तो मुझे भगत सिंह की तस्वीर नज़र आ रही थी, वो जो बोल रहे थे जब, उस स्पीच से मैं प्रभावित हुआ। वामपंथ पहली बार? और फिर धीरे धीरे ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़ता चला गया, और फिर रुचि बढ़ती चली गई। तो ये जीवन का आपका पहला चुनाव है?
ये पहला चुनाव है जी, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तक कुछ भी नहीं रहा। हाँ भाई, एसोसिएशन वगैरह के तो लगे, हाँ, ऑफिसर एसोसिएशन पहले अब वो तो खैर आपके डिपार्टमेंटल हैं। बाकी पॉलिटिकली मैंने कोई सरपंच, पंच, कोई बीडीसी, जिला परिषद या एमएलए कोई चुनाव नहीं। तो अब भिवानी की जनता को क्या कहोगे? मैंने एक आपका वीडियो बनाया था, हाँ बनाया था जी। और वो वीडियो इसलिए बनाया था कि मुझे जब आपको टिकट डिक्लेयर हुई तो मुझे वो आप याद आ गए एकदम से। अच्छा जी। तो मैंने लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या ईमानदार आदमी की राजनीति में कोई गुंजाइश है? तो मैं खुद हैरान हो गया। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल है। भिवानी के लोगों का जो उत्साह था आपके प्रति, वो मेरे लिए भी बहुत हैरान करने वाला था। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भिवानी की जनता आपके लिए क्या करेगी? धर्मेंद्र जी, आपने मेरे लिए तो अपने लेवल पर ये बहुत कुछ किया है, उसका मैं धन्यवाद दी हूँ आपका। और लोगों में ये प्रचार गया है कि भाई राजनीति में ईमानदार आदमी को आना चाहिए, क्योंकि लोगों से के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रोजगार का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, नागरिक सुविधाओं का, सुरक्षा का, ये सारी राजनीति तय करती है। और अभी तमाम मेरी 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का मुझे समर्थन मिल रहा है, और वो सब कह रहे हैं कामरेड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। और वो मेरा चुनाव वो खुद लोग ही चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। वही अपना गाड़ी गोडियों का सारा व्यवस्था लोग। आपके तो 3.5 लाख 3 लाख रुपए में क्या कर लेगा? तो लोग ही चला रहे हैं जी, जनता अपना चुनाव। कुछ नहीं पता आप कैंपेन कैसे आप हो लेते हो? बस मेरे को तो ये हमारे साथी कार्यक्रम बना देते हैं, भाई यहाँ चलना वहाँ चला जाता हूँ, रास्ते में कोई भाई मिलता है नमस्ते और वो कर लेता हूँ। हाँ, बस। तो इच्छा पूरी करना चाहते हो अपने की? बिल्कुल। एक बार तमन्ना, एक बार धर्मेंद्र जी तमन्ना है कि एक बार मौका दिया जाए तो मैं लोगों को जो है कुछ कर सकता हूँ। मौका मिला तो दिखा देंगे। तो जनता, ये जनता की ही ये सीट है, जनता का ही चुनाव है। मैं तो एक माध्यम बन के जनता के बीच में आया हूँ, मैं कोई पैसा नहीं अपनाऊंगा या कोई पैसा नहीं कमाना राजनीति से। प्रिय भिवानी की जनता, भिवानी मेरे लिए दूसरा घर है, क्योंकि मैंने जीवन के बहुत साल यहाँ गुजारे हैं। मेरी शादी यहीं हुई, दोनों बच्चे यहीं हुए, और बहुत नौकरी मैंने यहाँ की। सच में आपके शहर का, आपके गांव का बहुत बुरा हाल है। हालांकि कहते हैं कि एक चना भांड नहीं फोड़ सकता, पर मेरा अनुभव दूसरा है। अगर एक अच्छा आदमी विधानसभा चुन के भेज देंगे पूरे हरियाणा में से, तो वो हो सकता है आपके साथ साथ पूरे हरियाणा में कुछ अलग करके दिखाए। एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जाता नहीं है। 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे। अगर कामरेड साहब का आपको लगता है कि कामरेड साहब ने जो वादे आपसे किए या कामरेड साहब उन वादों पे खरा नहीं उतर पाए, तो आप इनको बदल देना, और ये अगला चुनाव तो खुद ही नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। तो मेरी भी ये अपील है, कोई जर्नलिस्ट ऐसा कभी नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस प्यारे भिवानी के लिए आप एक अच्छे और सच्चे आदमी को वोट दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का।